हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुर्जर। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 5th चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 6th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शरीर विचयम। तो यहाँ पे देखना कि गर्भ की परिभाषा चरक शारीर 4 में आई। मतलब अपन ने जो 4th चैप्टर पढ़ा था शारीर स्थान का, तो उसमें तो गर्भ की परिभाषा दे रखी थी। और यहाँ पे जो 6th चैप्टर है शारीर स्थान का, इसमें किसकी परिभाषा दे रखी है? शरीर की परिभाषा। ठीक है, तो इनका रेफरेंस याद रखना कि गर्भ की परिभाषा कहाँ पे दी गई? चरक शारीर 4 में। और शरीर की परिभाषा कहाँ दी गई? चरक शारीर 6 में। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे देखना शरीर की परिभाषा लिख रखी है कोटेशन नंबर 4 में, शरीर की परिभाषा। तो इसमें कोटेशन याद कर लेना ये, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तत्तर शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाई। ये कह रहा है कि तत्तर शरीरम चेतना अधिष्ठान भूतम, मतलब चेतना का आश्रयभूत और पंच महाभूत विकार समुदायात्मक, मतलब कि पंच महाभूतों के विकार के समष्टि मतलब समुदाय का नाम शरीर है। ठीक है, तो ये किसकी होगी? यह क्या होता है? शरीर संयोग वाई होता है। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन होगी। तो चेतना का आश्रयभूत, तो चेतना का आश्रयभूत और पंच महाभूतों के विकार के समष्टि रूप का नाम क्या है? शरीर है। ठीक है, तो ये शरीर की परिभाषा है कि चेतना का आश्रयभूत। तो इसमें क्या होता है? चेतना का आश्रय होता है, शरीर में तो होता है आत्मा का आश्रय, तो चेतना का आश्रयभूत बता दिया। और पंच महाभूतों के विकार, तो अपन ने पढ़े थे ना कि वो षड धातु जो चतुर्विंशति तत्व आत्मा किस प्रकार से, तो वही बता रहा है कि पंच महाभूतों के विकार होते हैं ना, उसका समुदाय होता है, मतलब समष्टि रूप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शरीर बोलते हैं। और शरीर क्या होता है? संयोग वायु होता है ना। तो इस प्रकार से ये शरीर की परिभाषा याद रखना, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो इसको लिख देना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे देखना शरीर धातुओं के गुण, कोटेशन नंबर 10, शरीर धातुओं के गुण। तो यहाँ पे जो है शरीर धातुओं के गुण बता रखे हैं, तो कोटेशन में एक बार इंपॉर्टेंट के नीचे अंडरलाइन कर लेना। तस्मान मास, ठीक है, तस्मान मास आप्यायते मासेन, फिर भूयस्तर मन्यव्यय शरीर धातु व्यय तथा लोहितम लोहितेन मेदो मेदसा वसा वैश्या, ठीक है, अस्थि तरुण अस्थना मज्जा 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 शुक्रम शुक्रेण, और फिर गर्भ गर्भस्तव आम गर्भेण। तो कह रहा है शरीर धातुओं के गुण। तो इसमें ऊपर से देखते हैं पहले कि उन धातुओं में शारीरिक धातुओं के गुण वृद्धि और ह्रास का ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं। तो शारीरिक धातुओं के गुण, तो अगर अपन ये कह रहा है, ये बात कह रहा है कि अगर शारीरिक धातुओं के गुण पर अपने को पता चल जाते हैं, तो ये कह रहा है वृद्धि और ह्रास का ज्ञान, तो अपन को ज्ञान हो जाता है कि किन वस्तुओं से शारीरिक धातुओं की वृद्धि होगी और किन वस्तुओं से शारीरिक धातुओं का ह्रास होगा। तो शारीरिक धातुओं के गुण से वृद्धि और ह्रास का ज्ञान क्या होता है? अपने को हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो गुरुवादी गुण दे रखे हैं 20, जो गुरुवादी गुण 20 होते थे ना, वो दे रखे हैं। गुरु लघु शीत तुषण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर, ठीक है, मृदु कठिन विशद पिछल सलक्षण कर सूक्ष्म स्थूल सांद्र और द्रव। ये कह रहा है इनमें जो शारीर धातु गुरु गुण वाले होते हैं वे गुरु आहार विकारों के अभ्यास से बढ़ते हैं। तो ये वही बात बता रहा है कि अगर जो धातु है ना, मतलब शरीर की जिस धातु में गुरु गुण होता है, तो अगर अपन गुरु गुण वाला कोई आहार खा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो धातु क्या करती है? बढ़ती है, वृद्धि प्राप्त होती है। फिर लघु शरीर धातु ह्रास को प्राप्त होते हैं। और अगर अपन लघु आहार खा रहे हैं तो उससे क्या होगा? वो धातु जिसमें गुरु गुण है उसका क्या होगा? ह्रास होगा। मतलब कि अगर धातु के गुणों के समान अपन आहार विहार करते हैं तो उससे क्या होगा कि धातुओं की वृद्धि होगी। और अगर धातु के गुणों के विपरीत गुण का आहार विहार कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? धातुओं का ह्रास होगा। तो बस यही बात बता रहे हैं। फिर यहाँ से देखना इसी प्रकार सभी धातुओं के गुण समान गुण योग से बढ़ते हैं और विपरीत गुण योग से ह्रास को प्राप्त होते हैं।
जो मैंने अभी बात बताई वही सेम बोल रहा है ये। फिर इसलिए अन्य शरीर धातुओं की अपेक्षा अधिक रूप में मांस सेवन से मांस धातु की वृद्धि अधिक होती है। ये कह रहा है कि अगर और कोई आहार खाते हैं ना तो उससे मांस की वृद्धि थोड़ी कम होती है, लेकिन अपन क्या करें कि मांस का ही सेवन कर रहे हैं तो उससे जो है मांस की वृद्धि अधिक रूप में होती है। तो मांस सेवन से मांस की वृद्धि, रक्त से रक्त की, मैदा सेवन से मैदा की, वसा से वसा की, तृण अस्थि से सेवन से अस्थि की, है ना, तृण अस्थि का सेवन करते हैं तो अस्थि की, मज्जा से मज्जा, शुक्र से शुक्र, और आम गर्भ से किसकी पुष्टि होती है, वृद्धि होती है, गर्भ की वृद्धि होती है। आम गर्भ मतलब अंडा, अंडा बता रहा है ये। तो आम गर्भ से ये वाला इंपॉर्टेंट है कि गर्भ की पुष्टि एवं वृद्धि किससे होती है, ठीक है। तो गर्भ की पुष्टि एवं वृद्धि आम गर्भ से होती है, अंडा से होती है। तो इस प्रकार ये याद ध्यान रखना है कि कौन सी धातुओं से किसकी वृद्धि होती है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो एक टेबल दे रखी, विभिन्न क्षय में प्रयोगार्थ प्रतिनिधि द्रव्य मतलब समान गुण भूयिष्ठ। ये कह रहा है कि क्षय हो रहा है इन चीज़ों का, ठीक है। जैसे ये बता रखा है शुक्र, मूत्र, पुरुष, वात, पित्त और कफ। बोले एक तो शुक्र, मूत्र का, पुरुष, मूत्र, शुक्र, ठीक है, इन तीन का बता रहा है, और एक वात, पित्त और कफ का बता रहा है। ये कह रहा है कि इनका क्षय हो रहा है तो इनमें जो है कौन से द्रव्य अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है याद रखना, ये एक साथ जो है 5 नंबर पूछ सकता है, और अलग अलग जो है शुक्र क्षय में प्रयोगार्थ प्रतिनिधि द्रव्य बताओ, इस प्रकार से पूछ ले कि शुक्र क्षय में प्रयोगार्थ प्रतिनिधि द्रव्य बताओ या पुरुष क्षय में प्रयोगार्थ प्रतिनिधि द्रव्य बताओ, तो उसमें जो है अपने को ये लिखने हैं। तो अब इसमें देखना शुक्र क्षय, तो शुक्र क्षय में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्षीर मतलब दूध, सर्पी घी, मधुर द्रव्य और स्निग्ध द्रव्य, ठीक है। तो ये जो क्या होते हैं शुक्र को बढ़ाने वाले होते हैं। तो अगर शुक्र क्षय होता है तो उसमें क्षीर, सर्पी, मधुर द्रव्य और स्निग्ध द्रव्य अपन यूज कर सकते हैं। आओ आगे देखते हैं मूत्र क्षय। तो मूत्र, तो इक्षुरस, इक्षुरस मतलब गन्ने का रस, गन्ने का रस क्या करता है, मूत्र को बढ़ाता है। इसके अलावा मारूनिमंड हो गया, द्रव मतलब कोई भी लिक्विड अपन पीते हैं तो उससे तो मूत्र की वृद्धि होती है। फिर मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस हो गए। और उपक्लेदी द्रव्य मतलब जो द्रव्य क्लेद को करते हैं, क्लेद को बनाने वाले होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, मूत्र क्षय हो गए। तो ये जो है अपने को मूत्र क्षय में याद रखने हैं। फिर आगे देखते हैं पुरुष क्षय। तो पुरुष क्षय में देखना, पुरुष क्षय में क्या क्या यूज करते हैं कि इसमें कुलमास, मांस, कुसकुंड, अजमद्य, यव, शाक और धान्यामल। तो इस प्रकार से पुरुष क्षय होता है। तो पुरुष क्षय में जो है अपने को ये वाले द्रव्य क्या करते हैं, प्रतिनिधि द्रव्य यूज करने। फिर आगे वात क्षय। तो वात क्षय बता रहा है, वात क्षय में कौन कौन से प्रतिनिधि द्रव्य यूज करते हैं, कटु, तिक्त, कषाय, 3 तो ये रस वाले हो गए, रुक्ष, लघु और शीत द्रव्य। तो इस प्रकार से इन द्रव्यों का प्रयोग क्या करते हैं, वात क्षय में करते हैं। तो वात क्षय में वात का समन कौन करते थे, वात का समन में अपन ने देखा था मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 कर रहे थे, ठीक है। फिर इनके अलावा जो बचे थे कटुति, कषाय, वो क्या कर रहे थे, वात को बढ़ाने वाले थे। फिर रुक्ष, लघु और शीत द्रव्य, ये क्या करते हैं, वात को वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से ये वात क्षय में प्रयोग करने वाले प्रतिनिधि द्रव्य हो गए। फिर पित्त क्षय। तो पित्त क्षय में देखना, पित्त का कौन समन कर रहे थे, कषाय, तिक्त, मधुर। तो इसके दूसरे वाले क्या करेंगे, पित्त की वृद्धि करेंगे। तो अम्ल, लवण, कटु, ये क्या करते हैं, पित्त की वृद्धि करते हैं। फिर इसके अलावा क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण द्रव्य, तो ये भी पित्त की वृद्धि करने वाले होते हैं। तो पित्त क्षय में जो अपन ये वाले द्रव्य यूज कर सकते हैं। फिर श्लेष्मा क्षय में देखना, स्निग्ध, गुरु, मधुर, तो ये क्या करते हैं, श्लेष्मा को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, और सांद्र द्रव्य। तो इस प्रकार से ये प्रतिनिधि द्रव्य बता रखे हैं कि इन द्रव्यों का प्रयोग जो है इन इन प्रकार के क्षय में अपन कर सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं शारीर वर्धिकर भाव, कोटेशन नंबर 12। तो शारीर वर्धिकर भाव, तो क्वेश्चन आए कि शारीर वर्धिकर भाव कितने होते हैं,
या फिर शारीर वर्धीकर भाव बताओ। तो शारीर वर्धीकर भाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? कालयोग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठव और अविघात। तो इस प्रकार से ये 4 क्या होते हैं? शारीर वर्धीकर भाव होते हैं। तो ये याद रखना, 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि शारीर वर्धीकर भाव का वर्णन करो, या फिर शारीर वर्धीकर भाव के प्रकार लिखो, शारीर वर्धीकर भाव कितने होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है। तो कालयोग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठव और अविघात, ये क्या होते हैं? शारीर वर्धीकर भाव होते हैं। अब इसमें जो है देख लेते हैं कालयोग क्या होता है, स्वभाव संसिद्धि क्या होती है। तो इसमें देखना कालयोग, कालयोग क्या बता रहा है कि नित्य काल, वर्ष, मास, पक्ष, दिन, रात और आवस्थिक, फिर हेमंत आदि ऋतुकाल, अवस्था, बाल, युवा का संयोग होना। मतलब कि काल है ना, काल समय, उनका संयोग होना। तो काल जैसे कि नित्य काल, अवस्थिक काल, इस प्रकार से 2 काल बताए थे एक तो। फिर मास, पक्ष, दिन, रात, इस प्रकार से भी अपन टाइम को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। या फिर इसके अलावा ऋतु के अनुसार बता दिया कि हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ऋतु। या फिर काल किसको? बाल की बाल्यावस्था, युवावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से तो ये कह रहा है कि इनका योग, इनका संयोग होना क्या होता है? काल योग। मतलब काल, काल से अपन क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं ना, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो इसलिए काल योग बता रखा है। दूसरा है स्वभाव संसिद्धि, मतलब स्वभाव से वृद्धि होना। तो स्वभाव से वृद्धि होना यह अदृष्ट है और अचिंतनीय होता है। तो अपनी क्या होती है? स्वभाव से ही वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये भी एक वृद्धिकर भाव है, स्वभाव संसिद्धि। फिर अगला है आहार सौष्ठव। तो अष्ट आहार विधि विशेषायतन, आहार विधि विधान एवं द्वादश आसन पर विचार का संयोग होना। तो अपन ने पढ़ा था विमान स्थान में कि आहार विधि विशेषायतन 8, ठीक है, आहार विधि विधान 13, और ये क्या है? द्वादश आसन पर विचार। तो इनका संयोग होना, मतलब अगर अपन हितकर आहार विहार करेंगे तो क्या होगा? शरीर की वृद्धि होगी। तो ये बात बता रहा है कि आहार विधि विशेषायतन से, मतलब आहार के नियमों से और द्वादश आसन पर विचार से अगर भोजन करते हैं, संयोग होता है इनका, तो क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है। फिर लास्ट है अविघात, मतलब शरीर विघात, विघात मतलब नष्ट करने वाला, अविघात नष्ट न करने वाला। तो शरीर वृद्धि को नष्ट करने वाले भावों का न होना, मतलब जो भाव शरीर की वृद्धि को नष्ट करते हैं ना, उन भावों का न होना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? शरीर वृद्धिकर भाव होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे शरीर वृद्धिकर भाव 4 होते हैं: कालयोग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठव और अविघात। तो ये हो गए शारीर वर्धीकर भाव। अब नेक्स्ट बता रखा है कोटेशन नंबर 13 में बल वर्धीकर भाव, ठीक है। तो बल की वृद्धि करने वाले, तो आपने को क्या याद रखना है? इसमें केवल संख्या याद रखनी कि बल वर्धीकर भाव कितने होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। एक बार वैसे रीडिंग मार लेते हैं कि बल वर्धीकर भाव कौन कौन से होते हैं, लेकिन वैसे अपने को याद रखनी संख्या कि 13 होते हैं। इसमें देखना बलवान पुरुषों के देश, जैसे सिंध पंजाब में जन्म होना। ये कह रहा है कि बलवान पुरुषों का देश है, देश ही क्या है? बलवान है ना। तो जैसे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, इनमें होना, ठीक है, इनमें उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या होगा? बलवान ही होगा। फिर बलवान पुरुष के कुल में जन्म होना, बलवान पुरुष के कुल में जन्म हो रहा है तो वो क्या होगा? वो बलवान होगा। बलवान काल में जन्म हो रहा है। फिर सुख कारक काल योग है। बीज क्षेत्र का अच्छे गुणों से युक्त होना, मतलब कि शुक्रार्तव, बीज क्या हो गया? शुक्रार्तव, क्षेत्र क्या हो गया? गर्भाशय। अगर ये अच्छे गुणों से युक्त है तो क्या होता है? बल की वृद्धि होती है, मतलब रोगांतक्रांत न होना, मतलब कि रोग की उत्पत्ति नहीं होती बालक में। फिर उत्तम आहार का सेवन करना, तो उत्तम आहार का सेवन करेगा तो बल की वृद्धि होती है। शरीर का संगठन प्रशस्त होना, उत्तम आहार विहारों को अभ्यास के द्वारा साथ में बनाए रखना, मतलब साथ में बनाना है किनको? उत्तम आहार विहार को। फिर मन का उत्तम गुणों से युक्त रहना, स्वभाव संसिद्धि, मतलब स्वभाव से ही क्या होता है? बल वृद्धि होती है। युवावस्था होगी, कर्म जैसे व्यायाम, तो युवावस्था में सबसे ज़्यादा बल होता है ना। कर्म जैसे व्यायाम आदि, तो व्यायाम आदि करते हैं तो उससे भी क्या होती है? अपनी बल की वृद्धि होती है। मन का सदा प्रसन्न रहता, तो अगर मन सदा प्रसन्न रहता है तो उससे भी क्या होती है? बल की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये बलवर्धीकर भाव बता दिए गए। बलवर्धीकर भाव कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो इनको याद रखना है, संख्या याद रखनी कम से कम कि बलवर्धीकर भाव 13 होते हैं और शारीर वर्धीकर भाव कितने थे? 4 थे। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आहार परिणामकर भाव, कोटेशन नंबर 14। तो आहार परिणामकर भाव बता रहे हैं, तो आहार परिणामकर भाव कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है।
तो इन छहों को याद रखना। कौन कौन से आहार परिणाम कर भाव, मतलब आहार को परिणाम में बदलने वाले, ठीक है, मतलब उनका पाचन करने वाले। तो आहार के पाचन में कौन कौन से भाव जो हैं वो आते हैं। तो आहार परिणाम कर भाव आए तो उसमें देखना ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। तो ये क्या होते हैं, आहार परिणाम कर भाव होते हैं ये 6, ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। फिर अगर 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा तो वो पूछ लेगा कि आहार परिणाम कर भाव बताओ। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो उसमें आहार परिणाम कर भाव और उनके क्रम बताओ। तो अपने को आहार परिणाम कर भाव भी लिखने पड़ेंगे और उनके क्रम भी लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कोटेशन नंबर 15 में आहार परिणाम कर भाव के क्रम बता रखे हैं, ठीक है। तो इसमें देखना कि कौन कौन से भाव कौन कौन से क्रम करते हैं। तो पहला क्या था, ऊष्मा। तो ऊष्मा पचती। तो ऊष्मा क्या करती है, पचती मतलब पाचन करती है, तो अन्न को पचाती है, ठीक है। ऊष्मा मतलब पित्त, ठीक है, जठराग्नि। तो जठराग्नि तो पाचन करती है, तो ऊष्मा का काम क्या हो गया, पाचन करना। वायु अपकर्षति। तो वायु क्या करती है, अपकर्षण करती है, मतलब नीचे की तरफ खींचती है। तो जैसे अपन ने खाया तो मुंह में लिया भोजन को, तो भोजन को मुंह से नीचे अमाशय तक कौन ले जाती है, वायु। तो वायु तो उसको धक्का देती है आगे, मतलब नीचे की तरफ खींचती है ना। तो वायु अपकर्षति। तो इसी प्रकार से लिखना, वायु का क्रम क्या है, अपकर्षण करना, ठीक है। तो वायु से नीचे की तरफ खींचती है। फिर क्लेदय शिथिल्यम आपादयति। मतलब क्लेद क्या करता है, क्लेद जो है अन्न को स्थिर करता है, ठीक है, गीला करता है। तो क्लेद का क्या हो गया, मतलब कफ। क्लेद से क्या ले सकते हैं, कफ ले सकते हैं। तो कफ क्या करता है, एक तो अन्न को स्थिर करेगा, मतलब गुरु होता है ना कफ, तो गुरुता लाएगा मतलब स्थिरता लेके आएगा उसमें। और फिर दूसरा क्या करेगा, गीला करता है अन्न को। फिर नेक्स्ट देते हैं स्नेहो मार्दम जनयति। तो स्नेह क्या काम करता है, मृदु को, ठीक है, अन्न को क्या करता है, मृदु बनाता है, सॉफ्ट बना देता है मतलब। तो स्नेहो मार्दम जनयति। तो मार्दम जनयति ये क्या है, पीजी का क्वेश्चन है कि मार्दम जनयति क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं मार्दम जनयति। तो उसमें नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो मार्दम जनयति, मार्दव का जनन करता है, तो क्या लिखेंगे, स्नेह। अगर मार्दव कराणाम आए, ठीक है, मार्दव कराणाम, तो क्या लिखेंगे, स्वेद लिखेंगे। तो इस प्रकार से दोनों का डिफरेंस याद रखना। मार्दव जन्यति कौन होता है, स्नेह, और मार्दव कराणाम कौन होता है, स्वेद होता है। तो आप देखते हैं काल। तो काल पर्याप्तिम अभिनिवर्त्यति, मतलब क्या करता है, काल जो है उसे सुपक रूप में परिणित करता है। तो काल जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे तो पचता है भोजन। तो काल क्या करता है, सुपक्व रूप में परिणत करता है उसको। फिर अगला है संयोग। तो संयोगस तेसाम परिणाम धातु साम्य करे। तो संयोग पचे हुए रसादि धातुओं को सम करता है। तो संयोग क्या करता है कि जो रस आदि धातु पच गए हैं ना, उन धातुओं को क्या करता है, सम करता है, समय अवस्था में बनाए रखता है। तो इस प्रकार से ये आहार परिणाम कर जो 6 भाव थे उनके क्रम हो गए। तो इनके क्रम जो है जैसे बता रखे हैं वैसे याद करने, और आहार परिणाम कर भाव भी याद रखने। तो आहार परिणाम कर भाव जो है, एक मैं ट्रिक बता देता हूँ कि आहार परिणाम कर भाव जो है किस प्रकार से याद रखोगे। देखो आपने क्या किया, मुंह में भोजन खाया पहले, ठीक है, मुंह में भोजन खा लिया। तो मुंह में भोजन खाया तो उसको नीचे कौन लेके जाती है, वायु। तो वायु लिख दिया। फिर अमाशय में गया, तो अमाशय में क्या करता है कि वो किसे कफ से जाके मिल जाता है ना, वहाँ पे HCl वगैरह होते हैं, तो उनसे जाके मिल गया। तो वो क्या करेंगे, पहले उसको, ठीक है, मतलब क्लेद, तो वहाँ पे क्या हो गया, उसका क्लेद हो गया HCl वगैरह के द्वारा, कफ के द्वारा, तो क्लेद हो गया। फिर HCl वगैरह क्या करेंगे, उस पर पाचन करेंगे उसका, तो पाचन मतलब ऊष्मा हो गई। फिर उसमें क्या करते हैं कि भोजन के साथ साथ अपन किसको, घी को भी खा रहे हैं, है ना, ये याद रखना, घी को भी खा रहे हैं, तो क्या हो गया, स्नेह हो गया। तो इस प्रकार से ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह ये तो हो गए। फिर थोड़े टाइम बाद जो है वो भोजन क्या होगा, पच जाएगा, मतलब काल हो गया। और अपने को क्या करना है कि दांतों को बढ़ाना है, तो कैसा होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संयोग हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ी सी कहानी टाइप बना के इनको याद कर सकते हैं, अगर याद नहीं हो रही है वैसे तो। अब अपन आगे देखते हैं, इसमें देखना यहाँ पे जो है मैंने ऊपर लिख रखे हैं, तो ये अभी आ जाएगा नीचे कोटेशन में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखे हैं, तो इन आचार्यों ने, है ना, नीचे क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले जो है जब गर्भ होता है, तो गर्भ में जो है सबसे पहले कौन सा अंग उत्पन्न होता है।
तो उसके बारे में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, तो आपने को ये याद करना है कि कौन से आचार्य ने कौन से अंग को सर्वप्रथम उत्पन्न माना है। तो कुमारशिला भारद्वाज, तो कुमारशिला भारद्वाज ने बताया है कि सिर जो है गर्भ में सबसे पहले उत्पन्न होता है। फिर भद्रकाप्य ने कहा है कि नाभि सबसे पहले उत्पन्न होती। कांकाय ने हृदय को सबसे पहले उत्पन्न माना है। भद्रशोनक इसने उत्तर गुद को सबसे पहले उत्पन्न माना है। बडिस दामारगव ये कह रहा है कि हाथ पर सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। फिर मरीच काश्यप इनके अनुसार अविचार्य है, मतलब इन्होंने कोई विचार ही नहीं किया, अविचार्य है, मतलब कोई भी उत्पन्न हो सकता है। धन्वंतरी, तो आचार्य धन्वंतरी ने सभी अंगों को एक साथ उत्पन्न माना है। इन्होंने कहा है कि सारे के सारे अंग जो है एक साथ उत्पन्न होते हैं। वैद्य है, तो वैद्य के अनुसार इंद्रियां जो है सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार इन आचार्यों के नाम याद रखने हैं और इन्होंने जो है कौन से अंगों को सबसे पहले उत्तम माना है ये याद रखना है। तो इसमें जो है क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विभिन्न आचार्यों के अनुसार कौन से अंग जो है सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि जैसे पूछ लिया कि कांकायन के अनुसार गर्भ में सबसे पहले कौन सा अंग उत्पन्न होता है, या फिर धन्वंतरी के अनुसार गर्भ में सबसे पहले कौन सा अंग उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने को आचार्यों के नाम और कौन से आचार्य ने कौन से अंगों को उत्पन्न माना है वो दोनों याद रखने। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 18 में, तेषाम सर्वेषामेव वात पित्त श्लेष्माणो दुष्टा दूषितारो भवन्ति। तो क्या बता रहा है कि प्रसाद भूत या मलभूत सभी धातुओं को दुष्ट वात पित्त कफ दूषित करने वाले होते हैं। तो मतलब कि धातुओं को दूषित कौन करता है? दोष। ठीक है, दूषित करेंगे। तो ये कह रहा है कि जो धातुएं होती है ना उनको जो दूषित कौन करते हैं, जब ये सम अवस्था में रहते हैं ना वात पित्त कफ, तो ये क्या करते हैं शरीर को धारण करते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर ये दुष्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं सभी धातुओं को दूषित करते हैं। तो ये क्या है कि ये लाइन जो है पीजी के लिए है कि पीजी में जो है क्या करते हैं कि ये लाइन क्वेश्चन में दे देते हैं और वहाँ पे पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है। ठीक है, या फिर इसका रेफरेंस कि कौन से स्थान में आई है या फिर कौन से चैप्टर में। तो इस प्रकार से अपने को रेफरेंस याद रखना है और ये लाइन याद रखनी, इसकी हिंदी बनानी कि दुष्ट वात पित्त कफ क्या करते हैं सभी धातुओं को दूषित करने वाले होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिख रखा है गर्भ विषयक 9%। तो क्वेश्चन आए कि इस चैप्टर में, ठीक है, कि 6 नंबर चैप्टर में शारीरस्थान के गर्भ विषय कितने % पूछे गए। तो गर्भ विषय कितने क्वेश्चन आए हैं? 9 क्वेश्चन आए। तो ये संख्या याद रखना है इसकी कि गर्भ विषय कितने % पूछे गए। ठीक है, तो गर्भ विषय 9% पूछे गए। ये यूजी में तो नहीं पूछे जाते, ये पीजी का क्वेश्चन है, पीजी में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे वही बता रखा है गर्भाशय में सबसे प्रथम कौन अंग उत्पन्न। तो इनका मैंने ऊपर पहले बता दिया है कि कौन से आचार्य ने कौन से अंग को जो है सबसे पहले उत्पन्न माना है। तो यहाँ पे जो है इस वाले में जो मैंने वो ऊपर लिख रखे थे, भद्रशोनक ने ये माना है, मरीच काश्यप ने ये माना है, तो वही सारी चीज़ें लिख रखी है इसमें। तो वहाँ से जो है याद कर लेना है क्योंकि यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा हार्ड लगेगा। अब आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 22, गर्भाशय में गर्भ का मुख किधर रहता है और वह गर्भाशय के अंदर कैसे रहता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि गर्भाशय में गर्भ की स्थिति बताओ। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि गर्भाशय में गर्भ की स्थिति बताओ या फिर गर्भाशय में गर्भ किस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो इसमें देखना पृष्ठ अभिमुख, तो गर्भाशय में गर्भ कैसा होता है? पृष्ठ अभिमुख, मतलब पृष्ठ मतलब पीठ की ओर, माता के पीठ की ओर मुख करके रहता है। उदर सिरा, और इसका सिर कहाँ होता है? ऊपर की ओर। फिर संकुचय अंग, और अंग कैसे होते हैं? संकुचित होते हैं, है ना, और जरायों से आवर्त। तो इस प्रकार से ये क्या होगी? गर्भाशय में गर्भ की स्थिति होगी कि पृष्ठाभिमुख, माता की पीठ की ओर मुख करके, ऊपर की तरफ सिर करके, और अंगों को संकुचित कर और जरायों से आवर्त होकर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद कर लेना कि गर्भ की स्थिति क्या होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है कोटेशन नंबर 23 में देखना, किस आहार पर गर्भ का जीवन चक्र चलता रहे। तो सभी को पता है कि आहार जो है, गर्भ जो है अपना आहार कहाँ से प्राप्त करता है, तो वही बात बता रहा है। तो इसमें अपन ने पहले ही पढ़ा था कि रस वाहिनियों की गर्भ जो है
गर्भ का हृदय माता के हृदय से रसवाहिनियों के द्वारा जुड़ा होता है और रसवाहिनियों से क्या करता है, उपस्नेह उपस्वेद ये प्राप्त करता है ना। फिर जो भी माता आहार खाती है तो वो क्या करती है, उसके द्वारा भी क्या करता है, ये फिर आहार को धारण करता है। तो इसमें वही बात बताई। तो ये क्या होता है, जो है परतंत्र स्वतंत्री, ये परतंत्रवर्ती का होता है। तो गर्भ कैसा होता है, परतंत्रवर्ती का होता है। मतलब इसको क्या है कि प्यास भूख से रहित, तो भूख और प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इनको जो है टाइम टू टाइम क्या है, माता के शरीर से आहार जो है मिलता रहता है, इसलिए परतंत्रवर्ती का होता है। मतलब खुद जो है स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र नहीं जी सकता। फिर इसमें तो इतना ही है। फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि आहार रस गर्भिणी स्त्री के शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार क्वेश्चन आए कि जो है गर्भ अपना आहार किस प्रकार प्राप्त करता है। तो इसमें देखना कि जो है 3 प्रकार से। तो इसमें यही क्वेश्चन लिखना है कि आहार रस, गर्भिणी के आहार रस के द्वारा जो है गर्भ आहार प्राप्त करता है। और फिर नीचे लिख देना कि जो है गर्भिणी स्त्री का आहार रस 3 भागों में विभक्त हो जाता है। नंबर 1 गर्भिणी के अपने शरीर की पुष्टि के लिए, दूसरा दूध बनाने के लिए, और तीसरा भाग गर्भ शरीर की पुष्टि एवं वृद्धि के लिए। तो इस प्रकार से जो भी माता आहार करती है वो 3 भागों में विभक्त होता है। एक तो गर्भिणी मतलब खुद की जो माता है उसके खुद की शरीर की पुष्टि के लिए, दूसरा दूध उत्पन्न करने के लिए, और तीसरा किसके लिए होता है, जो गर्भ है उसके शरीर की पुष्टि और वृद्धि के लिए होता है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना काल तथा अकाल मृत्यु प्रकरण। तो काल अकाल मृत्यु प्रकरण अपने चरक विमान 3 में देख लिया था। तो वहाँ पे जो काल और अकाल मृत्यु प्रकरण बताया ना, उसी प्रकार से लिखना है। उसने बैलगाड़ी का एग्जाम्पल दिया था कि दूरी लगी होती है, वो स्वभाव होता है जो है धीरे धीरे काल से घिसती रहती है, मतलब नष्ट हो जाती। और अगर अपन को उसमें बताया था कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, ऊंचे नीचे में, या फिर तेज चलाते हैं, बैल उद्दंडता करते हैं, तो अकाल मृत्यु। तो वहाँ पे जो पढ़ाया गया था वही जो है अपने को काल अकाल मृत्यु में लिखना है। तो इस प्रकार से जो है काल अकाल मृत्यु भी 2 चैप्टरों में आ गई, एक तो चरक विमान 3 में और एक चरक शारीर 6 में। तो इसका भी रेफरेंस याद रखना है कि ये जो है इसका वर्णन कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो चरक विमान 3 और चरक शारीर 6। तो एक जो है क्वेश्चन आता है गर्भ की परम आयु बताओ। तो गर्भ की परम आयु जो होती है 100 वर्ष होती है। तो अगर क्वेश्चन आया कि गर्भ की परम आयु कितनी होती है, तो 9 महीने या ऐसे मत करके आ जाना, उसमें 100 वर्ष ही करके आनी। ठीक है, तो गर्भ की परम आयु होती है 100 वर्ष। अब इसको नीचे देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 29 में गर्भ की परम आयु कितनी होती है। तो इसमें लिख रखा है कि इस कलयुग के आरंभ काल में आयु का प्रमाण 100 वर्ष है। तो कलयुग का जब आरंभ हुआ था ना, तो उस टाइम गर्भ की परम आयु कितनी थी, 100 वर्ष थी। तो ऐसे क्वेश्चन आया 2 नंबर का क्वेश्चन कि गर्भ की परम आयु कितनी होती है, तो कितनी होती है, 100 वर्ष होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।